जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। इसराइल ने ईरान के बीच अंदर जाकर बहुत बड़ा अटैक किया है। मोसाद ने इसराइल इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड के प्रमुखों को मार डाला है, उनके टॉप के न्यूक्लियर साइंटिस्ट को भी मार डाला है और उनके न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर बहुत बड़ी बम्बार्डमेंट कर रहे हैं। तो आज हमारे दर्शकों के बीच श्री आलोक अग्रवाल जी हैं। ये इंडियन रेवेन्यू सर्विस से रिटायर्ड हैं और ताउम्र इन्होंने इंटेलिजेंस और इन्वेस्टिगेशन में बहुत ज़्यादा काम किया है। तो आज हमारे दर्शक आलोक जी की वार्तालाप से इस सारे मसले को अच्छी तरह से समझ सकेंगे। जय गुरुदेव आलोक जी। गुरुदेव। तो सबसे पहले तो आप यही बताइए कि ये ईरान इसराइल में जो हो रहा है, ये क्या घटित हो रहा है हमारे दर्शकों में? देखिए, इसके लिए आपको हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था तो एटम बम गिराया जापान के ऊपर और युद्ध बंद हो गया, क्योंकि एटम बम की विभीषिका बड़ी भयानक थी और दूसरे लोगों के पास वो संसाधन नहीं थे कि वो उसको रिटेलिएट कर। इसके बाद यूनाइटेड नेशंस का गठन हुआ और ये कोशिश की गई कि जो न्यूक्लियर संपन्न देश हैं वो बिग 5 कंट्रीज, ये लोग यूनाइटेड नेशंस में और इनको वीटो की पावर है, जिससे कि यूनाइटेड नेशंस एक सेफ्टी वॉल्व की तरीके से काम करता है। धीरे धीरे अब स्थितियां और बदल रही हैं। अब हम लगभग 70 साल बाद बड़ी अलग प्रकार की परिस्थितियों में रह रहे हैं। रशिया डिसइंटीग्रेशन होने के बाद निर्बल हो गया था और जो नाटो कंट्रीज थे उन्होंने वार्सा पैक्ट का सम्मान नहीं किया। धीरे धीरे रशिया ने अपनी पावर्स बढ़ाई और आज वो एक सशक्त देश हो गया। तो यूक्रेन को नाटो अट्रैक्ट करने लगा और उन्होंने प्रलोभन दिया कि आकर हमको ज्वाइन करो। तो जेलेंस्की, जो कि पॉलिटिकली इमैच्योर लीडर है, उसने नाटो देशों की बात मानकर अपना इस सदी का सबसे बड़ा नुकसान कराया है। जो एक बहुत ही संपन्न और समृद्ध देश था यूक्रेन, जो पूरे विश्व को बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट्स देता था, ग्रेन्स देता था, वो आज जर्जर हालत में ला दिया गया। तो जो रशिया है उसने अपनी ताकतें बढ़ाई हैं और उसने विश्व को दिखा दिया कि ही कैन डू वट एवर ही वॉन्ट्स। इसी तरीके से अमेरिका ने जब इराक पर हमला किया था तो अमेरिका ने भी विश्व को यही दिखाया था कि मैं जो चाहता हूं वो कर सकता हूं। तो इस तरीके की ये लड़ाई चल रही है इस समय। जो इजराइल है वो टेक्निकली बहुत स्ट्रांग देश है, उसकी आर्मी बहुत सशक्त है और मोसाद वन ऑफ द बेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी है। तो इजराइल का हमेशा झुकाव अमेरिका की तरफ रहा है। इजराइल चारों तरफ से इस्लामिक कंट्रियों से घिरा हुआ है और गाजा इस समय बोन ऑफ कंटेंशन है। तो गाजा में हमास ने कुछ एडवेंचरस एक्शन लिया, उसने इजराइल पर आक्रमण किया और उसका फल ये हुआ कि आज गाजा को इजराइल ने बुरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया है। जिस समय गाजा को इजराइल नेस्तनाबूद कर रहा था तो ईरान और सीरिया, लेबनान, बहुत सारे कंट्रीज का रुख इजराइल के समर्थन में नहीं था, वो गाजा के ही समर्थन में था।
और ईरान हमेशा ये धमकी देता था कि इजराइल अगर आक्रमण करता है तो वो गाजा पर आक्रमण करता है तो उसका शत्रु माना जाएगा। इस बैकग्राउंड में हमको इजराइल के द्वारा ईरान पर जो सेलेक्टेड अटैक हुआ है समझना होगा। जी। इजराइल ने बहुत पिन पॉइंट कर कर जो ईरान के बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स थे, डिफेंस एक्सपर्ट्स थे, न्यूक्लियर साइट्स थी, उन पर हमला किया। खबरें ये आ रही हैं कि इजराइल का कहना यह है कि उसने इस बात को इंश्योर किया कि कहीं भी रेडियो एक्टिव लीकेज ना हो, और मुझे नहीं लगता वो ही होगी। अब अमेरिका भी खुलकर इजराइल के साथ आ गया, क्योंकि अमेरिका ईरान के साथ शुरू से ही नेगोशिएट कर रहा था कि वहाँ पर न्यूक्लियर आर्सेनल डेवलप ना हो। रशिया ने ईरान में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया हुआ है, तो उसकी सेफ्टी करने की वो जिम्मेदारी रशिया को लगता है कि वो लेगा। वैसे भी रशिया का झुकाव है ईरान की तरफ। तो इस परिस्थिति में अब हमको ये देखना होगा कि जब ट्रंप बड़ा खुलकर सामने आ गए हैं टू सपोर्ट इजराइल जी, एंड ही इवन गॉन टू द एक्सटेंट कि वी कैन स्ट्राइक न्यूक्लियर फैसिलिटीज इन ईरान। जी, इन परिस्थितियों में मुझे ये लगता है कि संभावना इस बात की बढ़ जाती है कि आगे आने वाले समय में ईरान और अमेरिका आपस में कोई एग्रीमेंट कर लें। जी, अमेरिका शुरू से ही ये इंसिस्ट कर रहा था कि ईरान की जो फैसिलिटीज़ हैं उनको हम इंस्पेक्ट कर लें, लेकिन जो इराक पर इन्होंने एडवेंचर किया था और सद्दाम हुसैन को अपदस्त किया था, वहाँ केमिकल वेपन्स होने की बात कहकर, तो वैसा ही कुछ ईरान, बिकॉज अमेरिका की क्रेडिबिलिटी इस समय बहुत अच्छी नहीं है इन सब मामलों में जी, और जहाँ तक जो इस समय का प्रेजेंट रिजीम है, डिस्पेंशन ट्रंप का है, सो दे कैन टेक फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। जी, मतलब बहुत ज़्यादा नपी तुली बात नहीं करने वालों में से है ट्रंप, वो अपनी बात को भी बदल देते हैं। तो मुझे यही लगता है कि जो ये इजराइल ने ईरान की फैसिलिटीज़ पर आक्रमण किया, ईरान के कुछ ब्यूरोक्रेट्स और डिफेंस पर्सन्स को ख़त्म किया है, तो ये अमेरिका की प्रेशर बनाने की टैक्टिक्स थी। जी, और मुझे ये लगता है कि जिस तरीके के स्टेटमेंट इजराइल ने दिए हैं, तो बहुत संभावना इस बात की है कि जो आयतुल्लाह खुमैनी का रिजीम है, जो कि फंडामेंटलिस्ट रिजीम माना जाता है, जी, दैट में चेंज, इसको तख्ता पलट भी कह सकते हैं। जी, और ये दोनों ही शक्तियाँ इस बारे में काम करेंगे। हालांकि ये इस बारे का प्रयास काफ़ी समय से इस पर काम कर रही हैं, लेकिन जैसा कि इन्होंने अमेरिका ने बांग्लादेश में किया है, जी, 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 बांग्लादेश में जो चेंज ऑफ रिजीम हुआ, दैट इज़ प्योर सपोर्ट फ्रॉम द अमेरिका। तो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं देश विदेश में, और एक पैनी नज़र रखनी पड़ेगी हमको इन चीज़ों को होते हुए देखने के लिए, क्योंकि जो दिख रहा है कहीं ज़्यादा उससे गहरी बातें होने की उम्मीद है। जैसे कि अभी ट्रंप ने ट्वीट किया है कि खामेनी को टोटल सरेंडर कर देना चाहिए, नहीं तो उनको भी असैसिनेट किया जा सकता है। हाँ, अब चाहे खामेनी फंडामेंटलिस्ट हैं, कुछ भी हैं, पर ओवरऑल शिया मुसलमानों के एक तरह से स्पिरिचुअल लीडर हैं। तो एक तरह से अगर उनको इस तरह से असैसिनेट किया जाएगा
तो आपको नहीं लगता कि दुनिया भर के जो शिया हैं वो थोड़े इस बात का विरोध करेंगे, क्योंकि देखिए सुन्नी और शिया की राइवलरी तो है ही है। और देखिए इंटरनेशनल रिलेशंस में द कंट्रीज डजंट बिहेव ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन और कास्ट एंड क्रीड। वो बिहेव करते हैं अपने बेनिफिट के लिए। आपने देखा कि अभी भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, भारत ने जो टेररिस्ट अटैक पहलगाम पर हुआ था उसका इंतकाम लेते हुए, बदला लेते हुए, टेररिस्ट सो कॉल्ड टेररिस्ट प्लेसेस को डिस्ट्रॉय किया। पाकिस्तान ने रिटेलिएट कर आर्मी एक्शन लेना चाहा, तो भारत ने सेलेक्टिव स्ट्राइक कर उनके मिलिट्री जो प्लेसेस थे उन पर स्ट्राइक की और उनको ख़त्म किया। इसके बाद जहाँ तक मुझे लगता है कि अमेरिका नेवर वांट्स कि देयर शुड बी ए we should also be engaged in the bar, so they have persuaded Pakistan जी to take a call for ceasefire, and India willingly accepted it. But things are still volatile. Pakistan has no capacity to fight. So, but एज ए पुअर मैन, जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है कि गरीब की लुगाई सबकी भौजाई, ये बड़ा क्रूड सा एक स्लैंग है, लेकिन पाकिस्तान का यही हाल है इस समय कि दे आर वेरी पुअर। राइट। सो रिसेंटली जो आसिफ मुनीर हैं वो अमेरिका गए और वाइट हाउस में उन्होंने लंच किया जी। तो लंच पर क्या बातें हुई होंगी, वन कैन अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान के बेसिस चाहिए हैं अमेरिका को टू फाइट विद ईरान जी। तो वो कुछ इस तरीके के उन्होंने आपस में बातचीत की होगी, और आगे जिससे कि ये युद्ध हो तो उसमें अमेरिका हमेशा अपनी लैंड में कभी नहीं लड़ता है, वो दूसरी जगह जाके ही लड़ता है और अपने को सुरक्षित रखता है। जो 9/11 हुआ था वो पहली बार ऐसा था कि जब अमेरिकी लैंड पर कोई टेररिस्ट अटैक हुआ था। तो मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान और अमेरिका, इजराइल, इन तीनों की एक एक्सिस बनेगी जी। हमारे लिए कंफर्ट की बात यह है कि हमारा जो चाइना से डायरेक्ट कंपटीशन होता है, और चाइना को अमेरिका भी पसंद नहीं करता है, सो दे कैन नॉट गो अगेंस्ट अस आल्सो अमेरिकन्स, सो दैट इज ए सोलस वी कैन फाइंड। लेकिन ये पाकिस्तान दोबारा से फिर अगर एक तरह से अगर अमेरिका की डार्लिंग बन गया, जैसे 9/11 के बाद उन्हें पाकिस्तान का ज़मीन चाहिए थी अफ़गानिस्तान पर अटैक करने के लिए, तो वैसे ही अब जोग्राफिकल लोकेशन को उस तरह से करेंगे तो फिर वो दोबारा से अपने F-16 और दोबारा उनसे हथियार लेके दोबारा से कश्मीर पे यूज़ कर सकते हैं। तो बिल्कुल करेंगे, और इसके लिए हमें सतर्क रहना चाहिए। और जैसा कि अभी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, वी आर स्टिल इन वार जी। सो हमारी सेनाएं सज्ज हैं, और अच्छी चीज़ ये है कि बहुत ज़्यादा हम लोगों ने प्लानिंग करके अपनी आर्म फोर्सेस को बहुत स्ट्रॉन्ग किया है, और ये जो पहलगाम अटैक था, दिस वाज ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। हमारी जो आर्म्स एंड एमुनेशंस की पावर है वो वी हैव एग्जिबिटेड इन होल वर्ल्ड, पूरे विश्व में हमने उनको दिखाया। तो हम अब अच्छा डिफेंस मिसाइल्स के एक्सपोर्ट में हम अच्छा कर सकते हैं, सो दैट विल हेल्प अस टू बी द थर्ड इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। तो वो सब आखिर में आप फिर ईरान इजराइल की ये जो कॉन्फ्लिक्ट है आपको किस तरफ जाता देखते हैं? देखिए, मुझे इसमें ऐसा ही लगता है कि जो ईरान है वो अमेरिका के साथ कांटेक्ट कर लेगा कि आप हमारी फैसिलिटीज़ को इंस्पेक्ट कर लीजिए, और बहुत युद्ध बढ़ेगा नहीं।
क्योंकि ईरान उतना कैपेसिटी नहीं रखता है कि वो डायरेक्ट अमेरिका से लड़ पाए। इज़राइल इज़ वर्किंग एज ए प्रेशर, वो उसके हित में भी है इज़राइल, लेकिन इज़राइल इज़ एट वार एंड विदाउट द सपोर्ट ऑफ यूएसए दे कैन नॉट फाइट इट। सो मुझे यही लगता है कि जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उनके इंस्पेक्शन के लिए कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और ये स्थिति सुधर जाएगी। तो आखिरी में एक एथिकल क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि 21वीं सदी है और किसी संप्रभु राष्ट्र पर तख्ता पलट करना, अटैक करके, क्या ये सही है या इसका क्या आप पे विचार है? देखिए, महाभारत में और भागवत में ये कहा गया है, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब भी परेशानी होती है पैदा तो इस प्रकार के युद्ध होते हैं। अब उस समय तो भगवान का दौर था, तब भी इतना बड़ा महाभारत हुआ। तो चीज़ों को सही रखने के लिए भी युद्ध करना कभी कभी अनिवार्य हो जाता है। कुछ कंट्रीज हैं जो कि रिलीजन के आधार पर अपने आप को चिन्हित करते हैं, जिसमें पाकिस्तान है, ईरान है। तो ये जो कंट्रीज हैं, इनकी जो कट्टरवादी मानसिकता आ रही उभर कर, उसमें हम तुर्की को भी डाल सकते हैं। तो इन लोगों को अगर बहुत ज़्यादा पावरफुल होने दिया गया तो ये विश्व शांति के लिए बड़े खतरे हो सकते हैं। तो ये ऑपरेशन ज़रूरी है टू अवॉइड, क्योंकि आप इस समय दिस इज़ द एरा ऑफ न्यूक्लियर, और जितने न्यूक्लियर आर्सेनल इंडिया के पास हैं, पाकिस्तान के पास हैं, यही अगर आर्सेनल पर एक अटैक कर दिया जाए तो पूरा विश्व भी खत्म हो सकता है जी। और इससे कहीं ज़्यादा आर्सेनल है रशिया के पास और अमेरिका के पास जी, चाइना के पास। तो इन सब का यही है कि नॉन प्रोलिफरेशन, मतलब और ज़्यादा न्यूक्लियर आर्सेनल नहीं बनने दिए जाने चाहिए। इसके लिए ये जो कंट्रीज़ हैं जो अपने आप को कहती हैं कि हम लीडर ऑफ द वर्ल्ड हैं, तो वो दे इंश्योर इट कि बहुत ऐसी परिस्थितियां ना पैदा हों कि कोई इंसेन व्यक्ति न्यूक्लियर वार शुरू कर दे। तो एथिक और क्या सही है क्या गलत है, ये शॉर्ट प्रोस्पेक्टिव में नहीं देखा जाता है, लॉन्ग प्रोस्पेक्टिव में देखा जाता है। और हर देश अपने हित के लिए काम करता है। अमेरिका अपने हित के लिए काम कर रहा है, रशिया अपने हित के लिए काम कर रहा है, और उसमें अगर किसी की संप्रभुता पर प्रॉब्लम आ रही तो दे आर नॉट बॉदर्ड। ये डीप स्टेट भी इसी प्रकार से काम करता है। दे आर सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट्स जी, एंड दे ट्राई टू चेंज द रिजीम। और सशक्त देश किसी को भी पसंद नहीं आता है। तो भारतवर्ष को बहुत सतर्क रहना पड़ेगा जी, क्योंकि वो अब जब थर्ड इकनॉमी बनेगा तो कई इकनॉमीज़ को पीछे छोड़ेगा, तभी आगे बढ़ेगा। तो और जो इकनॉमीज़ हैं वो एजिटेट होंगी, और जो बड़ी इकनॉमीज़ हैं उनको भी भय होगा कि कहीं भारत उसको भी सरपास नहीं कर जाए। तो हमें बहुत ही सशक्त बनना है और चारों तरफ इस बात को समझते हुए, जैसे कि अभी बहुत ही लॉजिकल एंड किया इन्होंने इस पहलगांव एपिसोड का, सो दैट रिक्वायर ए लॉट ऑफ गट्स एंड लॉट ऑफ ए प्लानिंग। क्योंकि आप ये देखिए कि वरना पूरे देश में इस तरीके का माहौल बन गया था कि वारमोंगरिंग, हमारी जो विपक्षी पार्टीज हैं वो भी कह रही थी लड़ाई युद्ध होना चाहिए, युद्ध होना चाहिए, लेकिन नहीं, हमारा उद्देश्य उससे कहीं बड़ा है। हमारा उद्देश्य है एक सशक्त अर्थव्यवस्था, तीसरे नंबर की सशक्त अर्थव्यवस्था बनते उभरना, और टारगेट्स हैं 2027-28 तक हम शायद इसको पार कर लें। तो साधुवाद है इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी का। चलिए आलोक जी, हमारे दर्शकों के साथ अपने विचार साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको फिर से याद करेंगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। थैंक यू।